गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 10 जुलाई, स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। और उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। देखिए, जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, है ना, कंटिन्यूसली बेसिस पे, तो उनके जानने में अगर कोई भी रिलेटिव एसएससी, सीजीएल या फिर यूपीएससी या पीसीएस कोई भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए वो द हिंदू को कैसे पढ़ना चाहिए, यानी कि आप कैसे, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो उस तरीके से आप भी उनको बोल सकते हैं कि इस वीडियो को देखें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या है। पहले हम एक एमसीक्यू लगा लेते हैं। मुझे लगा आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस एमसीक्यू को डाला है, जबकि ये आपका आ चुका है ना, 2013-14 में ये बना है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसके रिगार्डिंग है ये? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो सेंट्रल के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं। ठीक है, सेंटर में। अब देखते हैं क्या है। टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा। ठीक है, पहला तो ये है कि क्या वो लोकसभा की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं। दूसरा क्या है, बी अ मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ लोकसभा, क्या वो कमेटी ऑफ लोकसभा के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। तीसरा है स्पीक इन लोकसभा, क्या लोकसभा में बोल सकते हैं वो। चौथा है वोट इन लोकसभा, क्या वो लोकसभा में वोट डालते हैं। ठीक है, वोट इन लोकसभा। तो अब आप देखिएगा, ये न्यू वर्जन है अपना। इसको देख के ना बड़ा मन में एक कॉमेडी सी फील होती है इस टाइप के लिए कि क्वेश्चन वो भी 48, कोई चांस नहीं, किसी को कोई चांस नहीं, सीधा सीधा 48 इस टाइप के क्वेश्चंस बने। अच्छा, अब अगर इसका आंसर ओल्ड बेस पे देखते हैं हम, तो ओल्ड बेस पे आपका क्या होता है, जैसे 1 2 3, या फिर मान लीजिए 1 2, या फिर मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, या इसमें से हो जाता है आपका 1 3 4। तो आप इसको एलिमिनेट टेक्निक से निकाल सकते थे, एलिमिनेट टेक्निक से और इजीली निकाल सकते थे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एलिमेंट टेक्निक से अगर मैं निकाल के दिखाता तो इसमें कैसे आ जाता, आपका वोट इन लोकसभा, इन लोकसभा में वोट डालने का राइट नहीं है। तो आपका इजीली, जिसमें 4 है, ये गया, ये गया, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, बाद बाकी आपका 1 2 तो क्लियर हो गया, 1 2 क्लियर हो गया, तो 3 देख लेते हैं, स्पीक इन लोकसभा, हाँ ये हो सकता है भैया। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 1 2 3। ये ओल्ड प्रोसेस था। ओल्ड प्रोसेस में बहुत इजी था क्वेश्चंस को निकालना एज कंपेरिजन टू द 2023 एग्जाम ऑफ यूपीएससी। तो अब इसमें निकालेंगे, हम देखेंगे। अब इसमें हमें एलिमिनेट टेक्निक नहीं लगेगी, हमारी नॉट वर्किंग इन दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेट टेक्निक। ठीक है, इसमें हमारी एलिमिनेट टेक्निक काम नहीं करेगी। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो ये वाला होता है। ठीक है, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा। दूसरा है बी अ मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ लोकसभा। ठीक है, तीसरा है हमारा स्पीक इन लोकसभा, ये भी होता है, बट वोट डालने का जो लोकसभा में राइट है वो स्पीकर को नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ओनली पेयर 3। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे, थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने करा दिया। हालांकि ये यूपीएससी में आ चुका है। ठीक है, 2013-14 के एग्जाम में ये आया हुआ है, बट मैंने इसको न्यू वर्जन में आपको कराया। ठीक है, ओल्ड में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एलिमिनेट टेक्निक से आप इसे कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, क्या है और आगे। फर्स्ट आर्टिकल है हमारा, यह है ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, फॉरेस्ट विल गोज टू हाउस अनचेंज। यानी कि देखिए, जितनी भी आपत्तियां थी, है ना, क्या हो रहा है ना कि जो 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसको अमेंडमेंट करने की बात हो रही है। तो जो भी आपत्तियां थी उनको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, फॉरेस्ट विल गोज टू हाउस अनचेंज्ड। और ये चीज़ें जब जो आपत्तियां करी थी वो सारी कैसी हो गई, खारिज हो गई। ठीक है, और बाद बाकी चीज़ें कैसी रहेंगी, अनचेंज रहेंगी। हालांकि इसकी हेयरिंग अभी ना वो है आपकी, ये है आपका 20 जुलाई को। ठीक है, मानसून सेशन में, तो अभी तो टाइम है इसको समझने के लिए। बट हाँ, कुछ चीज़ें हम निकाल लेते हैं इसमें से, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हमें पढ़ना है। जैसे ये जो बिल होगा, ये 1980 लॉ को, जो 1980 लॉ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाला, उसमें से ये इंश्योर करता है क्या, इंडिया फॉरेस्ट लैंड इज नॉट वेंटली अनसरप्रेट्स ऑफ नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़। यानी कि जो 1980 वाला लॉ है वो जैसे कहते हैं ना, फॉरेस्ट को हड़पने के लिए, उन चीज़ों के लिए वो क्या करता है, इंश्योर करता है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ये पावर देता है किसको, सेंटर को पावर देता है कि वो क्या करा, जितनी भी जो लैंड है ना, जो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर द नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज बी ड्यूली कंपनसेटेड। यानी कि कोई भी फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज से उसको कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं बताऊँ, ये जो होगा ना, इसको पढ़ना, इस आर्टिकल को पढ़ने का मजा आपको आएगा 16 वो सॉरी आई थिंक 20 जुलाई को, जब ये आएगा इसके बारे में।
अच्छा, इसमें हमारे लिए और पढ़ने के लिए क्या है मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। अभी थोड़ा सा रिलेवेंट करके चलना है, रिलेवेंट करके चलना है आपको। एक केस याद कर लेना है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से रिलेवेंट है, उसका नाम है, आप देख लेंगे एक बार, ये है हमारा गोदा वर्मन केस। गोदा वर्मन केस दैट एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन टू बायड ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट इवन दे वर नॉट रिकॉर्डेड एज ए फॉरेस्ट। यानी कि आपका देखिए गोदावरी केस आपको याद रखना है, ये किससे रिलेवेंट है, फॉरेस्ट से। बाद बाकी तो इस आर्टिकल को हम आपका 20 जुलाई को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, मॉनसून सेशन में इसका, इससे और भी चीज़ें रिलेवेंट आएंगी तब। अच्छा, एक देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, एक दिया है हमें, ये दिया है नो सेंट्रल प्रोटेक्शंस फॉर द वास्ट स्टेट ऑफ सो कॉल्ड डीम्ड फॉरेस्ट। डीम्ड फॉरेस्ट क्या हो सकते हैं, फॉरेस्ट नॉट ऑफिशियली रिकॉर्डेड एज ए फॉरेस्ट एंड परमिटिंग एक्टिविटीज सच एज, ना तो जहाँ टूरिज्म हो, ना ही आपका कोई कंप्रोमाइजिंग और इंटीग्रिटी, आप कुल मिला के कह सकते हैं नॉन एक्टिविटी इज कॉल्ड दी डीम्ड फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे मानकी या हिंदी में मानकी कुछ जंगल बोलते हैं, ठीक है, तो इसको एक बार हिंदी में आप देख लेंगे। बट डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब है जहाँ पे नॉट परमिटेड एनी एक्टिविटी। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे कब, 20 जुलाई को, जब इसकी अच्छी तरीके से कवर होगा ये आर्टिकल। अभी इतना कवर नहीं किया है। अब देखिए क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट शट स्कूल्स इशू फ्लड वार्मिंग एज टोरेंटियल रेन्स कंटिन्यू टू लेस द कैपिटल। क्या हुआ है ना कि स्कूल्स बंद कर दिए गए दिल्ली में, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स बेसिस, बट इस आर्टिकल को ऐसे ही पढ़ दिया मैंने। आगे देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फिर आया हमारे पास, इन बनारसी टर्टल हेल्प क्लीन द गंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कछुआ गंगा कैसे साफ करेगा। अब कछुआ भी गंगा साफ करेगा, ये कैसे साफ करेगा, तो इसको देख लेते हैं हमारे लिए क्या क्या प्रीलिम्स बेस के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको निकालते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो देखते हैं, अंडर द नमामि प्रोग्राम लार्ज स्केल ह्यूमन एफर्ट्स हैव बीन अंडरटेकन सिंस 2014 टू क्लीन द गंगा एंड रिजर्वेशन द नियरली 2600 किलोमीटर रिवर नेटवर्क। तो नमामि गंगा प्रोग्राम कब आया था, 2014 में। चलिए ठीक है, आगे, इन दिस मरीन लाइफ स्पेशली टर्टल हैज़ बीन प्लेइंग ए की रोल। अब मरीन भाई ये टर्टल कैसे रोल प्ले करेगा, तो उसको देख लेते हैं कैसे करेगा ये। द क्वालिटी ऑफ वाटर गंगा हैज़ इम्प्रूव्ड एंड टर्टल हैव रोल एज दे फीड ऑन मीट एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू इन द रिवर। जो भी हम चीज़ें फेंक देते हैं ना, जैसे मान लीजिए वेस्ट चीज़ों, जो हमारी वेस्ट चीज़ें होती हैं ना, जो भी बेकार की चीज़ें हम उसमें फेंक देते हैं किस में, रिवर में, तो उनको वो क्या करेगा, फीड करेगा। और फीड करने के बाद अपने प्रोसेस, अपने जो भी डाइजेशन प्रोसेस है उसके थ्रू उसको वो कैसा कर देगा, क्लीन कर देगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, इससे क्या होगा देखिए, इससे आपकी BOD है ना और DO, ये दोनों। BOD का मतलब होता है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और DO का मतलब होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जो भी उसमें आप कह सकते हैं जो भी मरीन रखते हैं, तो उनमें उनका क्या रहता है, उनको कुछ ऑक्सीजन की डिमांड होती है ना। तो कहने का मतलब है जैसे कीड़े मकोड़े जो भी हैं, तो वो बायोकेमिकल मान लीजिए, तो उनको किसकी डिमांड होती है, ऑक्सीजन की डिमांड होती है। अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वो कैसी हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, मान लीजिए वहाँ पे उन लोगों ने ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा कर दी, तो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो टर्मिनोलॉजी थी इसमें। हालांकि आपको इसमें ये पढ़ना था अभी कि जो टर्टल हैं वो टर्टल कैसे गंगा को साफ़ करेंगे। तो क्या होगा, जितनी वेस्ट चीज़ें हैं उनको वो फीड करेंगे, है ना, खाएंगे उन्हें, तो उससे वो सफाई होगी। अच्छा, अब क्या होता है देखिए, 2014 में क्या हुआ था, किस किसने नमामि गंगे में पार्ट लिया था वो देखते हैं। एक है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, दो थी, जो विद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो आपकी दो चीज़ें थी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड उसके बाद आप देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। इसने किस में पार्ट लिया था, आपका नमामि गंगे में। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, टर्टल की बात करें, तो ये टर्टल को यहाँ पे ब्रीड कराया जाएगा, जिससे कि ये जो नमामि गंगा अपना जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें टर्टल भी उस चीज़ को कर पाएँ। ठीक है, अच्छा आगे क्या है देखिए, मैं बताऊँ, जो 20 लोकेशंस हैं
दे फाउंड इम्प्रूव लेवल डिजॉल्व ऑक्सीजन, अभी मैंने समझाया आपको और समझा दूंगा अभी मैं उसमें लेके आपको, डिजॉल्व ऑक्सीजन और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और फिकल केमिकल्स, ठीक है। ये कितना है, ये लोकेशन हो गई है। तो इन अच्छा आगे देखते हैं हम क्या है। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब देखिए क्या है, जो भी टर्टल अगर गंगा की सफाई करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट विल टेक टाइम टू नो वेदर दीज स्पीसीज आर प्लेइंग ए मेजर रोल और नॉट आफ्टर 10-15। हालांकि हम कह रहे हैं कि ये टर्टल गंगा की सफाई करेंगे, बट गंगा की सफाई करेंगे ये बात हमें पता चलेगी 10 या 15 साल में। अभी वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, है ना। सो वी कैन चेक थ्रू माइक्रोवियल एनालिसिस एंड वी आर इन द प्रोसेस, ये किसी ने कहा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये मैं बताऊँ आपको, अभी टाइम लगेगा इसमें 10 से 15 साल लगेंगे कि ये एक्चुअली में दीज स्पेसिस वर्किंग इन क्लीन दी नमामि गंगो प्रोजेक्ट टू क्लीन दी गंगा। ये अभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ ये कुछ चीज़ें हैं जैसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में और डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में क्या हुआ है कि ये कहीं पीएच वैल्यू थोड़ा सा बेटर हुआ है इनका, तो इसलिए हमने प्रेडिक्शन लगाया कि ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल है। उसी को लेके कछुआ इसकी बात की गई है, ठीक है, टर्टल की। अच्छा अब देख लेते हैं हम, ये हमारे पास दो टर्म थे, बीओडी क्या है। तो बीओडी जो है ना वो अपोजिट है किसका, डिजॉल्व ऑक्सीजन का। और इसका काम क्या है, ये पॉल्यूटेंट मेजर नहीं करता, क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी हमने पढ़ा था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। ये तो भाई जो भी उसमें कीड़े मकोड़े रह रहे हैं उनकी ऑक्सीजन डिमांड है कि बायोकेमिकल है ना, उनकी ऑक्सीजन डिमांड है कि भाई हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और ये बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं, किसकी, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब आ जाते हैं सीओडी, थोड़ा शॉर्ट में समझाने की मैंने कोशिश की है प्रीलिम्स में, उसके लिए ये पॉल्यूटेंट मेजर है। ये अब क्वेश्चन जब बनेगा ना प्रीलिम्स का, तो आप यही ध्यान रखिएगा कि आपको बीओडी दे देंगे, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉल्यूटेंट मेजर है या नहीं है, तो क्लियर कट है पॉल्यूटेंट मेजर क्यों होगा भैया, ये तो बस सिर्फ कीड़े मकोड़े अपने ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा बट अब हम देखते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा क्या होगा, ये पॉल्यूटेंट मेजर होगा, बायोडिग्रेडेबल भी होगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों में होगा भाई, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा इनको, क्या है, देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर कट है, क्योंकि भाई डिजॉल्व ऑक्सीजन का ये क्या है, अमाउंट होता है नीडेड बाय द बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक बास्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्टेज प्रेजेंट इन वाटर, इट इज एक्सप्रेस इन मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। देखो मैं बताऊँ क्या है इसमें, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, ये एक्चुअली में आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट होता है, और जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी चीज़ को वो डिकम्पोज करते हैं, है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट को, उनके लिए उनको इस चीज़ की नीड होती है। इसको मेजर किस में किया जाता है, आप देख लेंगे ऑक्सीजन पर लीटर, ठीक है, मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर वाटर में। अच्छा अब इसमें एक चीज़ हमने समझ ली थी कि ये पॉल्यूशन को मेजर नहीं करता, ये पॉल्यूशन को भाई मेजर क्यों करेगा, पॉल्यूशन को मेजर ये नहीं करता। अच्छा आगे देखते हैं, द हाई वैल्यू ऑफ बीओडी, अगर मान लीजिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसी होगी, कम होगी, अभी मैंने पढ़ाया था। यानी बीओडी का आपका जिसे कह सकते हैं वो उल्टा होता है, वो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो इरिवर्सिबल, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो बीओडी अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, क्योंकि भाई कॉमन सी बात है कि वहाँ पे बैक्टीरिया ने ज़्यादा डिमांड करी है, तो वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सिंस बीओडी इज लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ओनली, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग पॉल्यूशन लोड इन वाटर, ये मैंने अभी आपको कराया, ओके। अब देखते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये क्या होती है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्लाइटली बेटर मोड, ये क्या है, बेटर मोड है, यूज टू मेजर पॉल्यूशन, ये क्या करता है, पॉल्यूशन को मेजर करता है, अभी हमने पढ़ा था। लोड इन द वाटर, इट इज ए मेजर ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक। तो अभी हमने पढ़ा था क्या क्या, बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इन तीनों चीज़ों को ये मेजर करता है सीओडी, और बीओडी आपका सिर्फ बायोडिग्रेडेबल को। क्लियर कट है यहाँ तक, इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो पढ़ने के लिए था ना, देखिए हालांकि मैंने इसको आपके लास्ट वाले वीडियो में पढ़ाया था, बट हाँ जो न्यू स्टूडेंट है ना उनके लिए ये कंटेंट एकदम नया है, ओल्ड है, वो उसको रिवाइज करेंगे। अब टर्टल को हम पढ़ लेते, क्या टर्टल, तो टर्टल कंजर्वेशन इन इंडिया।
तो देयर आर 5 स्पीसीज इंडिया वाटर्स: ओलिव रिडले, ग्रीन टर्टल, लॉगर हेड, हॉकिंसविल, लीथरबैक। तो इंडिया में 5 टाइप के टर्टल पाए जाते हैं। कौन कौन से टर्टल पाए जाते हैं? देखिए, टर्टल वाला नमामि गंगा प्रोसेस में था, इसलिए मैंने टर्टल स्पीसीज को उठाया जिससे कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ। तो कौन कौन से आपको पता है? ओलिव रिडले, ग्रीन टर्टल, लॉगर हेड, हॉकिंसविल और लीथरबैक। ठीक है, अब देखिए इनमें से 3 जो देखते हैं आप, ओलिव रिडले, लीथरबैक और लॉगर हेड, ये आपके लिस्टेड है किसमें? 1 लेवल में। ठीक है, किसमें ये लिस्टेड? 1 लेवल में ऑन द IUCN रेड लिस्टेड ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज। तो पहले आपको इतना समझना है कि ये 3 जो है ना, इनमें से ओलिव रिडले, लीथरबैक और लॉगर हेड, ये वनरेबल में है। और हॉकिंसविल टर्टल ये आपका हो जाएगा क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, और ग्रीन टर्टल आपका हो जाएगा इंडेंजर्ड में। तो हॉकिंसविल आपको याद रखना है, ये आपका क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, और ग्रीन टर्टल आपका हो जाएगा इंडेंजर्ड में। बाद बाकी आपके 3 हो गए, वो किस में होंगे? वनरेबल में। क्लियर कट है यहाँ तक? आगे देखते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड इन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। किसके अंतर्गत ये प्रोटेक्टेड है? आपका 1972। तो इनको प्रोटेक्ट किया गया है 1972 एक्ट के थ्रू। और किस शेड्यूल के अंतर्गत है? शेड्यूल फर्स्ट। क्या? टर्टल। ठीक है, टर्टल हैव बीन प्रोटेक्टेड इन इंडिया अंडर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजर्वेशन प्रोग्राम। यही मैंने आपको बताया था अभी। तो ये वाले टॉपिक में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी पढ़ने के लिए टर्टल क्या, व्हाट इज ए टर्टल। तो इंडिया में 5 टाइप के टर्टल हैं, उनमें से 3 तो हैं वनरेबल में, उनको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और 2 एक आपका है एक आपका है क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, और एक आपका है इंडेंजर्ड में। इन तीनों को आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, क्योंकि आप टाइप करेंगे ना तो वो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और आप अपने नोट्स में भी लिख लेंगे। उसके बाद हमें पढ़ने के लिए इसमें BOD था, ठीक है, और पढ़ने के लिए हमारे पास डिजॉल्व ऑक्सीजन और COD था। इन तीनों चीज़ों को हमने देख लिया। ठीक है, चलते हैं आगे हम। देखिए, अन्नभाग्य फैस्को अनथिंकिंग बियॉन्ड राइस, यानी कि जो अन्नभाग्य था ना, फैस्को का मतलब असफल हुआ है, और अब हमें चावल से ऊपर की सोच रखनी है। ये सब हमारी रितिका खेरा मैम है। तो उन्होंने एक्चुअली में क्या है ना, कर्नाटका में जो इलेक्शन थे, तो इलेक्शन टाइम पे क्या था सीन कि कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था, है ना, किसके लिए? अन्नभाग्य जो एक सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू द जो BPL जो होते हैं, बिलो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं, उनको राइस देने के लिए। अच्छा, वैसे भी गवर्नमेंट क्या है ना, 5 किलो राइस तो वैसे भी देती है ना, मंथली बेसिस पे। तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सीन है इसका। तो देखते हैं, जो अन्नभाग्य स्कीम थी, ये जो इलेक्शन प्रॉमिस की गई थी कांग्रेस के द्वारा, उन पांच इलेक्शन प्रॉमिस थी, उनमें से ये एक प्रॉमिस थी अन्नभाग्य। ठीक है, और ये कहाँ की बात है? कर्नाटका से मिलेगी, और कब? 2023 में। ठीक है, तो आप पहले तो इतना समझ गए होंगे कि अन्नभाग्य ये कहाँ का सिस्टम है? कर्नाटका का। चलिए, आपका प्रीलिम्स के लिए अगर कुछ बना तो ये बन जाएगा। आगे चलते हैं। 5 किलोग्राम फ्री राइस ऑफ एवरी मेंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको 5 किलो क्या मिलेंगे? फ्री चावल मिलेंगे। ठीक है, ये अच्छा, अब क्या है? अब PDS जो इवन द PDS जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसने कंपेल किया था कि जो प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम द हंगर ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन, यानी कि PDS जो सिस्टम था उसने लगभग कोविड-19 में लगभग 80 करोड़ पीपल को, है ना, उनको क्या पहुंचाया था? ये राशन पहुंचाया था। ठीक है, और ये लाउडेबल बात नहीं है ये काम। देखिए, मैं बताऊं, जब कोविड लगा था तो कोविड में कहीं जो अदर स्टेट में लोग रह रहे थे, या फिर मान लीजिए आपकी कैपिटल में दिल्ली में हम लोग रह रहे थे, तो वो लोग भी वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया जब कोविड-19 में। रीज़न यही था कि भाई सारी चीज़ें बंद थी, है ना, और अब एक ही तरीका था कि जो BPL के अंडर में आते हैं उनके लिए तो एक ही तरीका था कि भाई गवर्नमेंट जो उनको PDS सुविधा उपलब्ध कराती है उसके थ्रू उनको जो भी राशन मिलता है उसी से उनका गुजारा चले। क्योंकि भाई काम करने के लिए आपके पास कोई काम, मान लीजिए अगर आप काम करेंगे, क्या सारी चीज़ें तो बंद थी, है ना, तो काम करने के लिए कोई काम हमारे पास ऐसा था नहीं जिसको हम कर पाएँ। और उसके बाद मान लीजिए हम किसी के यहाँ जाते भी हैं काम करने के लिए, तो वहाँ काम मिलेगा नहीं, तो पेमेंट का तो कोई सिस्टम नहीं था, पेमेंट का नहीं था सिस्टम था, तो पैसा भी हमारी पॉकेट में नहीं था। इसलिए क्या था, जो भी BPL के अंडर में आते थे तो उनके लिए सिर्फ एक ही तरीका था कि वो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जो भी उनको सुविधा मिलती थी उसको वो ले पाएँ। ठीक है, अच्छा क्या है, अब देखिए ये एक डाटा है, डेटा देख लेते हैं। NFS
एक का डाटा 2013 का है। एक्चुअली में क्या है ना कि देखिए सेंसस अपना जो है ना वो 2011 के बेस पे ही सब चीज़ें चल रही हैं। ये एक बिग प्रॉब्लम है, ये एक बिग प्रॉब्लम है कि अब देखिए 2023 आप देख रहे हैं तो ये 11 साल आप देख रहे हैं, 12 साल पुराना डेटा है। जिस डेटा के बेस पे ही हम ये चीज़ें रिकॉर्ड निकालते हैं, है ना, कि कितना हमें किसको देना है, जबकि पॉपुलेशन बढ़ी है उस टाइम से। तो वही चीज़ है। एक डेटा है नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 एक्सपेंडेड द कवरेज ऑफ पीआईडीज सफिशिएंटली, सो व्हाई आर सो मैनी पीपल स्टिल विदाउट राशन कार्ड। ठीक है, द लॉ मैंडेट दैट 50% ऑफ अर्बन और 75% रूरल पॉपुलेशन मस्ट बी कवर्ड बाई द पीडीएस। तो कॉमन सी बात है, अर्बन में इतने गरीब नहीं होते हैं जितने कि आपके किस में मिलेंगे, आपके रूरल में। तो वही है कि 75% आपका अंडर पीडीएस रूरल में होगा और 50% आपका अर्बन में होगा। ओके अच्छा, अब देखिए मैं बताऊँ इसमें क्या है। इसमें पढ़ने के लिए आपको बस इतना ही समझना था। बाद बाकी मैं बताऊँ कि ये एक प्रॉमिस किया हुआ कांग्रेस द्वारा, है ना, उसी उसी 5 अपने जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो में शामिल किए होंगे, तो उन्हीं 5 में से एक ये स्कीम थी जो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग इस चीज़ को करेंगे, है ना, इतना राशन देंगे 5 किलो, है ना। तो उससे उसी के रिगार्डिंग ये वाला आर्टिकल है और हमारे लिए निकालने के लिए कुछ है इसमें। तो देखिए मैं बताऊँ आपको, एक तो यही है डिसकंटिन्यूशन ऑफ द OMFF, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर ग्रेन फॉर 3 ब्रॉड पर्पस। 3 पर्पज से FCI करती है। कौन सा? पहला करती है इट सपोर्ट्स प्रोड्यूसर बाय द प्रोक्योर मेनली व्हीट एंड राइस एट मिनिमम सपोर्ट MSP पे। ठीक है, दूसरा किस पे करती है? PDS पे। और तीसरा आपका किस पे करेगी? OMS पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक वर्ड है हमारे पास, ये है OMFF। व्हाट इज OMS? इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपने प्रीलिम्स बेस के लिए क्या है। देखिए, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम, OMFF। इसमें क्या होता है? FCI सेल सरप्लस स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो FCI इस पर क्या करता है? सेल करता है सरप्लस स्टॉक को, है ना, जो किसका हो? व्हीट और चावल का, यानी गेहूँ और चावल का। और उसके लिए कोई भी डिटरमाइंड प्राइस नहीं होता, प्री डिटरमाइंड प्राइस, है ना। प्री डिटरमाइंड प्राइस पे उनको प्री डिटरमाइंड प्राइस पे उनको क्या है? व्हीट और राइस को वो क्या करता है? सेल करता है। कौन? FCI। तो ये OMFF स्कीम है। ठीक है, अब देखिए मैं बताऊँ इसमें आपके लिए समझने के लिए इतना ही था कि एक स्कीम थी जो कि कर्नाटका में कांग्रेस के द्वारा लाई गई थी और उसमें उन्होंने अपनी प्रॉमिस पे इतना खरे नहीं उतर पाए थे। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम अब देखते हैं और क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। देखिए, आप क्या करें ना, जो भी प्रीलिम्स के MCQ हैं उनको कोशिश आप यही करें कि एक बार रफली बेसिस पे देखते रहें, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं। ओके, और उसके बाद मेंस के लिए बस मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं मेंस के GS के आपके क्वेश्चंस लाना शुरू करूँगा। ठीक है, अब ये है आपका आर्मी ऑफिसर से मणिपुर ऑपरेशन चैलेंजिंग। भाई उन्होंने ये कहा है, वैसे भी मणिपुर का हमने कई बार पढ़ चुके हैं, मणिपुर को लेके आप लास्ट वीडियो में देखेंगे। तो मणिपुर में ये चैलेंजिंग था। कारण भी क्या था? कारण भी यही था कि भाई उसमें कहीं 2 ट्राइब तो आपस में ही भिड़ी हुई थी, कुकी एंड मैती। और उसके बाद पेबी मूवमेंट भी वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। और पेबी मूवमेंट का सीन ये था कि उसमें टोटल वुमेन्स पार्टिसिपेट ये थी, है ना। और हालांकि पेबी मूवमेंट ये नहीं है कि मणिपुर में पहली बार ही स्टार्ट हुआ था, पेबी मूवमेंट पहले भी स्टार्ट हुआ था। 1970 की बात है, 1970। और 1970 में क्या हुआ था एक्चुअली में, ये पसपा के अगेंस्ट में आया था। बट 1980 में इसको क्राइम और ड्रग्स के अगेंस्ट आया था। तो वही लोग जो थे पेबी मूवमेंट वाले, वो लोग इधर स्टार्ट किए हैं मणिपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर वही था, चैलेंजिंग था। बाद बाकी मैंने इसकी जो मणिपुर की ट्राइब्स हैं वो कल वाली वीडियो आप जाके देख लेंगे। तो कल या परसों वाली वीडियो है जिसमें मैंने मणिपुर की जितनी भी ट्राइब्स हैं उनको कवर कराने की कोशिश की है। क्योंकि इसमें अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो वही थी कि एक्चुअली में मणिपुर की ट्राइब्स कौन सी हैं। उसके साथ साथ आप नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी आपकी स्टेट है उनकी ट्राइब्स को आप देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट। उधर से ऐसा आज ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं थी, है ना। 16 किल्स हैवी रेन ट्रिगर्ड लैंड स्लिप्स फ्लड इन नॉर्थ इंडिया। देखिए, ये नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ है, लैंड स्लिप्स हुई है जिसकी वजह से कितने लोगों की डेथ हो गई? 16 लोगों की डेथ हो गई। तो यही चीज़ें हैं कि देखिए अभी
कई स्कूलों में शट डाउन इसलिए हुआ है, कारण भी यही है कि देखिए आपका दिल्ली है या फिर मान लीजिए इधर हैदराबाद में भी आई थिंक स्कूल क्लोज हो गए हैं। रीज़न यही है कि लैंडस्लाइड हो रही है ना, और इससे क्या होता है कि आपका जैसे रोड भी है या फिर मान लीजिए आपका कोई कच्चा रास्ता भी है या फिर मान लीजिए स्कूल जिस जगह बनाया हुआ है हो सकता है कि वहाँ पे पहले कुछ एक गड्ढा सा रहा हो, है ना, और उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी दबा के उसको फिर स्कूल बना लिया हो। तो इस ऐसे डर से रहते हैं और इसलिए गवर्नमेंट ना इस टाइप के एक्शन ले जाती है कि भाई ऐसा कुछ भी बच्चों के साथ ना हो, और ऐसा होना भी चाहिए। जब लग रहा है बारिश 2-3 दिन से लगातार हो रही है तो स्कूल क्लोज कर देनी चाहिए, 2-3 दिन में कुछ नहीं बिगड़ जाता। ठीक है, आगे क्या है, रिपोर्ट हाईलाइट इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन एजुकेशन। ये क्या है ना, आपका पीजीआई है, इसको मैंने कल बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। जो ये है जो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स है, इसको मैंने अच्छी तरीके से पंजाब और चंडीगढ़ थे। ठीक है, इसमें 5 आपके डोमेन थे, तो उन डोमेन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम। ये क्या है, एलन से हर बीजिंग विजिट हेल्प पुट यूएस चाइना रिलेशंस ऑन श्योर फुटिंग। क्या है एलन, ये आपके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं साहब जेनेट एलन, ये अभी कहाँ चाइना गए, तो बस यही चाइना गई हैं, तो वही चाह रही है कि हो सकता है कि चाइना और यूएस रिलेशनशिप कैसे हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। वो तो पता ही है हमको कैसे बेटर हैं। चाइना में चूहे बिल्ली वाला खेल है आपस में इन कंट्रियों में। ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम। आज मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने कराने की कोशिश की, और मैं देखिए पहले ही क्लियर कट करके चल चुका हूँ आपको कि मैं प्रीलिम्स के ही आपके बेस को लेके उससे सिलेबस से कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ। मेंस का अभी वर्किंग इतना नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स पे ही काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं हमारा क्या है। ग्लोबल ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट कवर कंटिन्यू टू डिक्लाइन अनवेटेड इन 2022। तो क्या हुआ है, जो प्राइमरी फॉरेस्ट है ना वो क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हो गए। अब हमें ये समझना है कि प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना है। तो देखते हैं, प्राइमरी फॉरेस्ट आर मैच्योर नेचुरल फॉरेस्ट दैट हैव रिमेन्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन रिसेंट हिस्ट्री। दे ऑफन, क्लियर है यहाँ तक। प्राइमरी फॉरेस्ट क्या होते हैं, दे आर मैच्योर नेचुरल फॉरेस्ट दैट हैव रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये बटे हुए नहीं है। दे ऑफन स्टोर मोर कार्बन इनके पास ज़्यादा होती है। ठीक है, अदर फॉरेस्ट एंड आर रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आपके लिए ये होगा कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। अब आपके लिए होगा कि प्राइमरी फॉरेस्ट या सेकेंडरी फॉरेस्ट, इनमें से कार्बन और बायोडाइवर्सिटी किस में ज़्यादा होती है, तो आपके पास जवाब होगा प्राइमरी फॉरेस्ट। कॉमन सी बात है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए वहाँ पे आपकी बायोडाइवर्सिटी और कार्बन दोनों कैसी होगी, ज़्यादा होगी। आगे देखते हैं, प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल इन नेचर इवन इफ द ग्रीन कवरेज। सेकेंडरी फॉरेस्ट की बात करते हैं, इज द अनलाइकली टू मैच द एक्सटेंडेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग कैपेबिलिटी ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या सीन रहेगा आपका, कार्बन को सिक्वेस्ट्रिंग आपका जो आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, इसको सिक्वेस्ट्रिंग का मतलब होता है जहाँ पे कार्बन को कैप्चर करके रखा जाता है ना, और बायोडाइवर्सिटी कैसी वहाँ पे एक्सटेंड, है ना। तो ये उसके विपरीत है किसके, प्राइमरी फॉरेस्ट के। तो प्राइमरी फॉरेस्ट यू कैन से दैट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, और सेकेंडरी फॉरेस्ट यू कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखिए कुछ यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। ब्राज़ील एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर 2 कंट्री विद मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो सबसे पहले आपको इतना समझना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, तो ब्राज़ील और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अच्छा, एंड बोथ रजिस्टर लॉस ऑफ देयर रिसोर्स इन 2022। घाना एंड बोल्विया आल्सो रैपिडली लॉस्ट देयर प्राइमरी फॉरेस्ट। तो आपको कुछ डेटा याद भी रखना, जैसे ब्राज़ील और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, यहाँ पर क्या है ना सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और घाना और बोल्विया है ये अपने प्राइमरी फॉरेस्ट को क्या सबसे ज़्यादा लॉस करने वाले हैं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखें, इंडोनेशिया एंड मलेशिया मैनेज टू कीप देयर प्राइमरी फॉरेस्ट कवर लॉस टू रिकॉर्ड लो लेवल इन 2022। दूसरी तरफ इंडोनेशिया और मलेशिया ये मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, देयर प्राइमरी फॉरेस्ट को। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, ब्राज़ील हाई रेट ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट कवर लॉस अकर इन लास्ट ईयर ऑफ
अच्छा ठीक है, ब्राज़ील ने कोशिश भी की है। तो देखिए मैं बताऊं क्या है ना कि ये आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉरेस्ट है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है आपका। अच्छा इसमें क्या है और देख लेते हैं, कुछ डाटा दिया है, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट देख सकते हैं आप मेंस प्रोस्पेक्टिस पे, ठीक है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। बाद बाकी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, अब देखिए ये GFW ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, इंडिया लॉस्ट, इंडिया के रिगार्डिंग देखते हैं 43.9 थाउजेंड हेक्टेयर ऑफ ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट बिटवीन 2021 एंड 2022। लगभग कितना हमने किया है, 43.9% हमने लॉस किया है, ठीक है, विद अकाउंट्स ऑफ 17% ऑफ कंट्री टोटल ट्री कवर लॉस देयर पीरियड्स। अच्छा, द टोटल ट्री कवर लॉस इन इंडिया बिटवीन 2021 एंड 2022 वाज कितना है आपका 255,000 हेक्टेयर। तो इंडिया ने भी अपना जो आप कह सकते हैं प्राइमरी फॉरेस्ट है उसको भी लॉस किया है, तो उसके भी ये डाटा दिया है। अच्छा बाद बाकी हमने ये पढ़ लिया था ब्राज़ील एंड रिपब्लिक। ये जिस्ट का मतलब होता है कि आपका संक्षेप में देने की कोशिश करते हैं ये लोग कि भाई अगर आपने ये पूरा आर्टिकल आप नहीं पढ़ना चाह रहे तो उसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो इसको इसमें सिर्फ आप प्राइमरी और सेकेंडरी फॉरेस्ट देख लेंगे। उसके बाद आपके लिए पढ़ने के लिए इसमें था कि कौन कौन सी कंट्री ने ज़्यादा खोया, जैसे ब्राज़ील और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये दो कंट्री हैं जिन्होंने ज़्यादातर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे लॉस हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कवर करने का काम इंडोनेशिया ने भी किया है, ब्राज़ील ने भी किया है और इंडिया ने भी अपना 43.9% थाउजेंड हेक्टेयर ऑफ ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट जो 2021 और 22 वाला है उसको भी इन्होंने होने की कोशिश किया, ठीक है। तो आज देखिए ऐसे ज़्यादा कुछ था नहीं और इसको मैंने यहीं रोकने की कोशिश की है, ठीक है। आज इस सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच।